दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त का जो बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र का विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट के बीच में पूरे महाराष्ट्र की नज़र इस बात पर है कि सरकार कौन सा ऐसा नया बजट लाने वाली है, नए उपक्रम चलाने वाली है, नई स्कीम चलाने वाली है, विकास के कौन से ऐसे नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। जैसा कि नई सरकार बनते ही एक भरोसा दिलाया गया है, अब आगे बढ़ेगा, यानी महाराष्ट्र अब थमेगा नहीं। जिस सरकार ने वादा किया था कि जनता के विकास के मुद्दे पर वो आगे बढ़ेगी और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, वो सारे मुद्दे पीछे छूटते दिख रहे हैं और औरंगजेब और छावा फिल्म जो है इस वक्त फ्रंट पर आ गई है। तो क्या इससे जनता का कोई फायदा हो रहा है? ये तमाम गंभीर सवाल है और इस सवाल को लेकर इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो प्रमुख मेहमान हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर हुसैन साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि आज महाराष्ट्र के जो अधिवेशन चल रहा है, हंगामा इस बात को लेकर नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कौन सा उपक्रम नया लाने वाली है या विकास का कौन सा नया एजेंडा इस बजट में आने वाला है। ये इस बात पर हंगामा चल रहा है कि औरंगजेब सही इंसान था, सही शासक था या नहीं था। अबू हसीम आजमी के एक बयान के बाद पूरे सदन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले नासिर हुसैन साहब आपसे जानना चाहते हैं, अबू हसीम आजमी ने बजट के पहले ही दिन औरंगजेब को का महिमा मंडन करके आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जिसकी वजह से असल बात पर चर्चा होने की बजाय अब चर्चा का रुख कहीं और चला। मुझे नहीं मालूम अबू हासिम ने ये क्यों किया, ये सवाल अबू हासिम से पूछना चाहिए था। मगर एज ए कांग्रेस प्रवक्ता मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की इतिहास किसी एक इंसान से नहीं हो सकता है, औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत से नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों को अगर देखेंगे तब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजाओं पे क्यों नहीं बात करती। हमारे आइडियल छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, ऐसे शख्सियत के लोगों पे बात करें। हम इतिहास के पन्नों में मुगलों को क्यों ढूंढते हैं, यानी मुगलों को ढूंढ के टारगेट जिसको करना चाह रहे हैं वो हिंदुस्तान देख रही है। हमारी कोई लगाव किसी इलेक्शन में मुगलों से नहीं थी। मुगलों से मोहब्बत भी भारतीय जनता पार्टी को, मुगलों से इंतज़ार भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थे। यही तो थे लाल कृष्ण अडवाणी जो मोहम्मद अली जिन्ना के कब्र पे जाते हैं। ये वही लोग हैं जो मुगलों की कहानियाँ सुनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ मुगलों का इतिहास अच्छा था बुरा था, वो सब जानते कि मुगलों ने क्या किया और दूसरे शासक ने क्या किया। पर मुगलों के इतिहास को अगर हम मिटा देते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव की कहानी हम किसे सुनाएंगे? अगर हम मुगलों के इतिहास को मिटा देते हैं तो महाराणा प्रताप की गौरव की कहानी किस बच्चों को सुनाओगे? जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को हिलाया और एक ऐसे समाज को पैदा किया जो उस समाज में मोहब्बत पैदा लाया, जहां नफरत को मिटाया गया, जहां लोगों को काम किया गया, जहां ताना बाना बिखर चुका था उस ताने बाने को जोड़ा गया। तो ऐसे लोगों के इतिहास को अगर मिटाते हैं तो इन महापुरुषों का अपमान है, महाराणा प्रताप का अपमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। ये हमारा कहना है। आज के बेसिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। जो बेसिक मुद्दा आज है, आज किसानों की हालात दिन से बदतर, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, हर लोग आज कर्ज में डूबे हुए हैं। उस कर्ज पे बात नहीं करके दूसरे मुद्दों पे डाइवर्ट करके इन मुद्दों से नजर भटकाना चाहती है। तो हम इसलिए कहते हैं ये दोनों मिले जुली कहते हैं। आज भी हमारे सवाल वही नहीं, ये मुद्दे तो हैं, ये सवाल तो हैं, लेकिन क्या आप अबू हसीम आजमी के इस बयान का समर्थन करते हैं कि अबू हसीम आजमी ने जो कहा सही कहा? हमने कब कहा सही कहा? मुगलों के इतिहास को हम कभी नहीं छेड़ते। आज मुगलिया सल्तनत कहाँ है? कोई उसके बच्चे भी आपको नहीं दिख रहे होंगे। नहीं, आज अगर इतिहास बात करना है तो बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास पे क्यों नहीं बात करते? वो मैं समझ रहा हूं। आप सुनिए ना, मेरा जो सवाल है मैं उसी सवाल पे हूँ, अंतर ना होने पाए। मैं उसी सवाल पे हूँ। अगर बीजेपी से पूछना है तो औरंगजेब के इतिहास पे बहुत बात करते हैं, तो क्यों नहीं बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास पे बात करते?
क्यों नहीं नेहरू के इतिहास पे बात करते, क्यों नहीं महात्मा गांधी के इतिहास पे बात? इन इतिहास पे बात करेंगे तो इन्हें शर्म आएगी कि इनके दामन में कितनी दाग है। उस दामन के दाग को नहीं दिखा सकते, तो ऐसे मुद्दों को मेरा जो मोटा मोटा सवाल था ये कि क्या अबू हसीम आजमी ने जो कहा, जो महिमा मंडन किया, पहले कहा औरंगजेब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनके बयान की क्या करते हैं आप? बयान का समर्थन करते हैं? हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। चलिए, आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। बीजेपी और मायावती सरकार के लिए ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो गया, और जितना विरोधी नहीं चिल्ला रहे, उससे ज्यादा सदन में मैंने जो सरकार के मंत्री हैं उनको मैंने चिल्लाते हुए देखा, और विषय उन्होंने रखा फ्रंट पर छावा फिल्म को लेकर। मिश्रा जी, मैं आपसे निष्पक्षता के साथ जानना चाहता हूं, एक तरफ फिल्म का सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं जाके फिल्म देख कर आओ, दूसरी तरफ एक व्यक्ति अगर बयान देता है कि मुगल जो बादशाह था औरंगजेब वो किस तरह का था, उस पूरा का पूरा सदन की कार्रवाई जो है बहस की और हंगामे की भेंट चढ़ा दी जाती है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये जो औरंगजेब का मुद्दा आप विधानसभा में देख रहे हैं, वो उसको छुपाने की कोशिश है। जो संतोष देशमुख के साथ जो यातना का दौर चला, जो संतोष देशमुख के साथ घटना घटी, वो क्या औरंगजेब की यातना से कम थी? आपने देखा है क्या औरंगजेब की यात्रा में भी आपको वो दृश्य दिखाई दिया है जो संतोष देशमुख के साथ हुआ? तो संतोष देशमुख जैसी घटनाएं विधानसभा के पटल पे न रखी जाए, जो बजट के जो मुख्य मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा चर्चा न हो पाए, जो शेयर मार्केट की गिरावट है, जो शेयर मार्केट का जो आप समझिए कि मैनिपुलेशन है, उस पर चर्चा न होने पाए, जो रियल इश्यूज हैं, जो आम आदमी के, जो अभी एक आध रिपोर्ट आई कि यहाँ की जो 100 करोड़ आबादी है वो मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पा रही है, तो इस तरह की बातों पर कोई चर्चा न हो, डिसइन्वेस्टमेंट पर कोई चर्चा न हो, कितना निवेश हम महाराष्ट्र में आकर्षित कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा न हो। अबू हसीम आजमी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि अगर आप इस देश में रहते हैं और इस देश के लोगों को अगर यह लगता है कि औरंगजेब ने इस देश के साथ गलत किया है, तो आपको उसके समर्थन में बयान देना मतलब इस देश के विरोध में बयान देना है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह साजिश है बीजेपी की और अबू हसीम आजमी की मिली हुई। आदमी उन्होंने पाल के रखा है जो एक ऐसा बयान दिलवाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, हर जगह उनके एक एक ऐसे आदमी हैं जहां पर वो इस तरह का बयान जानबूझ के उनसे दिलवाती है, और दिलवाने के बाद पूरे देश की चर्चा को उठा कर करके वहां लाके पटक देना, ये बीजेपी का मुख्य उद्देश्य रहता है, और उसमें वो सफल होती दिखती है। क्योंकि मीडिया भी जो है आजकल की, उनको ऐसे ही मुद्दे चाहिए, उनको नहीं चाहिए बेरोजगारों के बेरोजगारी, उनको नहीं चाहिए किसानों की आत्महत्या, उनको नहीं चाहिए युवाओं को जो आज आप देखते हैं कि जिनको 4 साल की नौकरी के अंतर्गत जो आर्मी में नौकरी मिल रही है, इस सब चीज पर चर्चा उनको नहीं चाहिए। उनको इलेक्शन कमीशन के जो मैनिपुलेशन है उस पर चर्चा नहीं चाहिए, उनको जो सेबी का मैनिपुलेशन है उस पर चर्चा नहीं चाहिए, उनको देश की अर्थव्यवस्था किस गतलखाने में जा रही है, कैसे हमारा रुपया 87 को पार, माने $1 के मुकाबले 87 को पार कर गया, इस पर चर्चा उनको नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार पर उनको चर्चा नहीं चाहिए। ये सारी चीजों का चर्चा अगर हमको बचाना है तो हमको अबू हसीम जैसे नेताओं को पैदा करना है, तो उन्होंने पैदा किया है। मैं इसको बहुत ज्यादा ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि ये जो जैसे आप देखेंगे इलाहाबाद कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, कितना मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं चली। पूरी मीडिया ने उस बल्कि महाकुंभ को एक महा आयोजन बना कर करके रख दिया, लेकिन उसके बीच में कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों का प्रॉपर्टी गया, कितने लोग एक दूसरे से बिछड़े, इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है कि उस महाकुंभ में 8000 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी खोज कैसे की जाए, वो उस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। न्यायिक आयोग बैठा है इन सब चीजों की जांच करने के लिए, वो क्या फाइंडिंग्स पा रहा है, उस पर चर्चा हो। देश के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग अभी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा संगीन एक आपने बात कही कि बीजेपी जब भी चाहती है वो अबू हसीम आजमी जैसे या वैसी जैसे लोगों को खड़ा करके बयान दिलाती है, तो क्या आप इस बात को मान रहे हैं क्या कि वो जो अबू हसीम आजमी का बयान है वो बीजेपी के ही एक तरह की रणनीति है, और जिस रणनीति के तहत पहले दिन ये बयान दिलवा दिया गया? आखिर कैसे, किस आधार पे आपका? मैं इसे मान नहीं रहा हूं, अगर सरकार मौका दे तो मैं प्रूफ कर दूंगा। अच्छा। क्योंकि आप एक चीज समझिए, आप कभी भी आप देखिए, आज हमको बताइए कि जब अबू हसीम आजमी पर FIR दर्ज आप कराने के लिए लड़ाई कर सकते हैं, तो नितेश राणे पर क्यों नहीं? नितेश राणे का जो बयान आता है, क्या वो देश के हित में?
क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में विभाजन क्या बयान वो देते हैं? इस देश में एकता को अखंडित करने वाला, मतलब खंडित करने वाला है, खंडित नहीं, खंडित करने वाला बयान वो देते हैं। क्यों नहीं नीतीश राणे पर कोई एफआईआर होती है? या जो ओवैसी जिनको आप खड़ा करके रखे, अभी जेल में क्यों नहीं नजर आते हैं ओवैसी? अकबरुद्दीन ओवैसी की आप बात बार बार कहते हैं कि 15 मिनट दो, 15 मिनट दो। वो 15 मिनट कहने वाले को अभी तक आपने 15 दिन जेल में क्यों नहीं रखा? और आपके ही समर्थक आज इस तरह की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं ये। मैंने नहीं कहा कि वो बीजेपी के, नहीं, जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं और जैसा आपने भी कहा कि ये इस तरह की चीजें ठीक नहीं। मिश्रा जी के बयान मिश्रा जी जानते हैं, वो एक न्यूट्रल है, एक पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में बैठे, वो अपनी बात को कह रहे हैं। तो आपके सहयोगी रहे हैं मैं कह वो? रहा हूँ, हाँ, मेरे सहयोगी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे इनकार नहीं है कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा है। मगर सबकी अलग पार्टी है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी सोच है। हमारी सोच वो नहीं है जो वो मुगलों के लिए सोचते हैं। मगर अबू हासिम के एक बयान पे आपने पूरे देश में तहलका मचा दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने कुछ अच्छाइयाँ भी की है, जैसे उज्जैन का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है, इन सब चीज़ों में उसने किया है। अब इतिहास हर कोई अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। पुराने, हमें कह रहा हूँ ना, इतिहास के पन्नों को अगर उखेलेंगे तो हर इतिहास के हर मोड़ पे गड्ढे मिलेंगे। तो हम कितने गड्ढे को भरेंगे? आज के गड्ढे को भरने की हम बात क्यों नहीं करते? हम हर सवालों में, हर डिबेट में यही जवाब उठाते हैं, क्यों नहीं नौजवानों को रोजगार दे रहे हो? क्यों किसान सुसाइड कर रहा है? देश में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाला कोई राज्य बना है तो महाराष्ट्र बन गया। क्यों? अभी कहा कि 100 करोड़ लोगों, तो आपकी भी तो सरकार रही इतने समय तक, तो अभी तो नहीं रुक पाया वो। नहीं, आपने आंकड़ा देखिए ना, हमारे समय क्या आंकड़ा था, आज का आंकड़ा क्या, देख लीजिए आप, आंकड़े में आपको पता चल जाएगा। ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, समस्याओं का समाधान होता है। मैं कहता हूँ किसानों के समस्या का समाधान क्या है? किसान शहरों की तरफ रुख करे। जब शहरों पे रुख करेंगे तो किसानों के हालात नहीं बदल सकती है। आप कितना भी उन्हें मुआवजा दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, नहीं काम कर सकते। रोजगारी मिटाना है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कैसे लग रहा है आपको? आपने खुद भी जिक्र किया कि औरंगजेब ने तमाम मंदिरों का आपने जिक्र किया, यही बात तो अबू हासिम आजमी भी कह रहे हैं। हमने नहीं कहा, ये उसने किया, इतिहास में है। इतिहास को कैसे मिटाया? इतिहास की बात कर रहे हैं ना, अबू हासिम आजमी भी तो इतिहास की बात। तो क्या मुसलमानों पे भी उसने जुल्म किया है? सूफी पे भी किया, संतों पे भी किया, कितने मुसलमानों को मारा है, वो भी इतिहास में है। तो उसने हिंदू, मैं कहता हूँ जहां उसने गलत किया, गलत है। आप इतिहास में देखिए, सूफी संतों पे उसने कितने हमले किए, उसने हिंदुओं पे कागजी उसने लगाया है। तो हम बोलते हैं जहां निंदा करना है उस पर निंदा कर सकते हैं। पर मुगल हमारे लिए आइडियल नहीं है। आइडियल हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, गांधी है, बाबा साहब अम्बेडकर है, सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिराव फुले, ये हमारे आइडियल है। हम उन पे क्यों जिक्र करते हैं? जो जिक्र करने लायक है उस पे हम बात नहीं। चलिए, आपने कहा कि आपके आइडियल छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और औरंगजेब या मुगल नहीं है। मिश्रा जी, यही बात तो शिवसेना और बीजेपी भी कह रही है कि हमारे आइडियल जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब और मुगल नहीं है। तो उसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, मैं नासिर जी की एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने अभी कह दिया। देखिए, आप औरंगजेब का कोई एक रूप लेकर के आप चल सकते हैं, आप दोनों रूप लेकर के नहीं चल सकते हैं। औरंगजेब को यह पूरा देश यह मानता है कि वह एक निरंकुश शासक था, वो एक अत्याचारी शासक था और पूरा देश उसका विरोध करता है। ऐसे में जब पूरा देश उसका विरोध करता है तो आप अगर उसकी एक भी अच्छाई को जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप देश विरोधी बयान दे रहे हैं। देश की जो भावना है उसकी विरोधी बयान नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, इसीलिए कांग्रेस की आलोचना नहीं, देश विरोधी बयान नहीं हो सकता। एक मिनट मिश्रा जी, एक देश विरोध को आप कैसे बोलते हैं? मुगलों के इतिहास की जो लिखी है वो देश विरोधी कैसे हो सकता है? मैं केवल एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है जो मैं कह रहा हूं? सूफी संतों पे उसने हमला किया। मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं, मैं इतिहास बता रहा हूं, उसके दोनों रूप बता रहा हूं। उसने जिस मंदिर में दान दिया उस मंदिर का नाम बता रहा हूं। जिस मुस्लिम कौम पे उसने अत्याचार किया उस कौम के बता रहा हूं। देखिए, जिस व्यक्ति को एक बार पूरा देश यह मानता है कि यह एक अत्याचारी शासक था, उसके किसी भी चीज की तारीफ नहीं की जाती। सूफी संत को उसने मारा तो हमने गलत बोला? हमने उसने जहां दान किया वो इतिहास बता रहा हूं। आप उस इतिहास के पन्ने से अगर आप कांग्रेस पर जो सवाल उठते हैं, मैं कह रहा हूं, इसी बात को लेकर के उठते हैं। आप गलत मत कहिए। एक तरफ कांग्रेस अकबर द ग्रेट का उपाधि देती है और तो फिर राणा प्रताप कौन हो गए? अरे भाई, राणा प्रताप ने अकबर के साथ संघर्ष किया है। दो बातें हैं, आइदर अकबर द ग्रेट हो सकता है या राणा द ग्रेट हो सकता है। तो हम क्या मानना चाहते हैं? हम राणा द ग्रेट मानना चाहते हैं या अकबर द ग्रेट? तो ये जो चीज है इसी का बीजेपी फायदा उठाती है और कांग्रेस पर भी यह आरोप लगता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप लोगों को इससे बचना चाहिए। आप यह देखिए कि देश क्या जानता है।
देश क्या चाहता है, देश के नजर में इन लोगों का इमेज क्या है। ये हमारे यहाँ शासक बन के आए हैं, इन्होंने हमको गुलाम बनाया है। जिसने हमको गुलाम बनाया वो कितना भी अच्छा करे, हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मेरे राष्ट्र को उसने गुलाम बनाया। एकदम सही कहा। राष्ट्र के स्वाभिमान इतनी ही ताकत से अंग्रेजों के विरोध में कौन खड़ा होता है हिंदुस्तान में, ये बताइए। देखिए अब नहीं, अगर आपने बात शासक की बात की, मुगलिया सल्तनत तो यहीं आई, यहीं मिट गई। देखिए, कुछ लेके नहीं गई। जो लूट के गया, जो अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद करके गया, सोने की चिड़िया कही। आपने आपने गलत आपने ट्रैक बदल दिया। आपने ट्रैक पे लाया तो मैं ट्रैक पे, तो फिर हमारा अंग्रेजों के साथ क्यों रिलेशन है आज? क्यों हमारा आज उनका राजदूत एम्बेसडर हमारा वहां बैठता है, इनका हमारा ताउम्र उनसे रिलेशन खत्म होना चाहिए। मैं बताऊं, मैंने पहले कहा हमारे लिए वो आइडियल नहीं है। हम मुगलिया सल्तनत को नहीं मानते, हम आइडियल मानते हैं भगत सिंह को, सरदार पटेल को, गांधी को, नेहरू को, छत्रपति सिंह। आप उस पे बात नहीं करेंगे नासिर साहब। कहना नहीं और इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट है। मैं बता रहा हूं, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए होंगे, उस इतिहास के पन्नों में हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा है। हमने अकबर द ग्रेट पढ़ा है। आपने गलत पढ़ा। अकबर द ग्रेट पढ़ा है, आपके समय की बात नहीं, अकबर द ग्रेट पढ़ा तो अकबर की ग्रेट। अगर अकबर द ग्रेट है तो राणा क्या है? तो अकबर क्या है राणा हमारे? तो अकबर के नहीं, अकबर के सेनापति कौन? पढ़ाया है लोगों को। नहीं, अकबर के सेनापति कौन? गलत चीज पढ़ाया है लोगों को। आप भले मान सिंह उनके सेनापति हो, हमारे यहाँ भी जयचंद को हम राजा मानते हैं क्या? हम जयचंद को गद्दार मानते हैं। तो मान सिंह हमारे लिए गद्दार है। अगर उसने राणा के खिलाफ, राणा प्रताप के खिलाफ संघर्ष किया है तो वो मेरे लिए गद्दार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ब्रिटिश का बात छेड़ा। आप मेरे को बताइए, आप जब से स्वतंत्रता मिली तब से आप शासन में आए, आपने अंग्रेजी को यहाँ से विदा करने के लिए क्या किया? क्या किया आपने अंग्रेजी को विदा करने के लिए? और अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी को महत्व देने के लिए आपने क्या किया? आपने हर स्टेट में जानबूझ करके आपने उतने साल तक आपने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं होने दिया। मॉडर्न हिंदी को आपने राष्ट्रीय भाषा नहीं होने दिया। आप कहते हैं, पर आज हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही है। राष्ट्रीय भाषा ही हिंदी। आप भले नहीं, आप विषय से कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रही है। नहीं, आप मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ। नासिर साहब नहीं सुनिए मिश्रा जी, आप मॉडर्न एजुकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं होता है। चाइना में मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। आप चाइना आपके लिए आइडियल है, चाइना आपके लिए आइडियल है, चाइना आपके लिए आइडियल है, हमारा एनिमी कंट्री है। आप उसको आइडियल मान रहे हैं, आप उसको अच्छा मानते हैं। चाइना, आप चाइना पाकिस्तान को क्यों आप ला रहे हैं? आप चाइना पाकिस्तान से क्या लेना देना? नहीं, रशिया मॉडर्न कंट्री नहीं है। फिर आप अभी चाइना से हमारे देश को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा एनिमी कंट्री है। मैं ये कह रहा हूं कि एक मुद्दा अगर किसी ने, एक बयान किसी ने दे दिया, तो क्या सारे मुद्दों को दरकिनार कर उस पर इस तरह से हंगामा बरपना सही है क्या? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट आए हैं। एक आया है इमरान पर और एक आया है एक 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, उनका एक मैटर है, जिसमें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मियाँ टियाँ पाकिस्तानी कहना यह अपराध नहीं है। मैं ये सुप्रीम कोर्ट के भी इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यह अपराध है, यह किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बात है और उस पर अच्छा से सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था। आप जो नफरत की बीज बो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहा है? जो पाप आप लगातार इस देश के साथ कर रहे हैं, जो लगातार गद्दारी इस देश के साथ कर रहे हैं, चाहे देश की अर्थव्यवस्था के साथ आप गद्दारी हो, देश की एकता के साथ गद्दारी हो, देश के भाईचारे के साथ गद्दारी हो, देश के बॉर्डर के साथ गद्दारी हो, देश के युवाओं के साथ गद्दारी हो, देश के किसानों के साथ गद्दारी हो, देश के मध्यम वर्गीयों के साथ गद्दारी हो, देश के पिछड़े हरिजन लोगों के साथ जो गद्दारी है, ये सारी गद्दारी को आप एक नफरत का पेड़ के पीछे जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि अब्बू आसिम जैसे लोगों के बयान को इतना महत्व दिया जाए। लेकिन आज जो इतिहास दिखाया जा रहा है उससे बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह का अग्रेशन पैदा हो रहा है। हम सिनेमा घरों में देख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यहां तक कि तोड़फोड़ तक भी कर रहे हैं। कई जगह पर आग लगाने की घटनाएं भी सुनने के लिए आई है। आप इसे क्या मान रहे हैं? ये इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? एक फिल्म के तौर पे तो हम देख सकते हैं कि भाई वो मनोरंजन है और उसमें पीछे एक इतिहास है, लेकिन ये जो अग्रेशन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? डिस्क्रिमिनेशन आता है, वो लिखा रहता है कि भाई ये पूरे पात्र काल्पनिक है और ये इसमें कुछ भूल चूक भी हो सकती है, तो उसको सच्चाई से जोड़कर ना देखा जाए, ये पहले ही आपको बता दिया जाता है। अभी आप देखिए छावा पिक्चर, जिस बात को लेकर के इतना चर्चा हो रही है, वहां पर महाराष्ट्र का ही एक फैमिली है, सिंधे फैमिली। सिंधे फैमिली ने अपना विरोध दर्शाया ना कि जो छावा पिक्चर है उसमें गलत तरीके से सिंधे फैमिली को दिखाया गया। वो बोला गया
किया ना, तो आप एक चीज समझिए, और उसके लिए माफी मांगा फिल्म के प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने, तो आप यह समझ के चलिए कि कोई भी काल्पनिक चीजों पर बहस करना या काल्पनिक चीजों को इतना ज्यादा महत्व देना, मानो वो ऐसा लगे कि बाप रे देश में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो या बहुत बड़ा इतिहासकार ने कोई बड़ा इतिहास हमारे सामने आ गया, ऐसा नहीं है। अब रह गई बात दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि एग्रेशन। देखिए आपको एक बात मैं बताऊं, बीजेपी यह जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर को तभी फेल्योर साबित करने में आसानी होती है जब भिड़तंत्र का लॉ एंड ऑर्डर पर भार देखा जाए। अगर हम इंडिविजुअल आपको आकर के मारेंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योरिटी वो नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि उसमें हम तो इंडिविजुअल हमको उठा करके गिरफ्तार कर देगी। और वो ये चाहती है कि पूरा देश भयभीत रहे, पूरे देश के अंदर एक भय का माहौल हो, जिससे कि वो रिएक्शन जो है, पब्लिक रिएक्शन, वो सामने ना आने पाए उनकी सत्ता के खिलाफ। मैं तो बोल रहा हूँ संतोष देशमुख, हमको समझ में नहीं आता कि छावा पिक्चर देखने वाले संतोष देशमुख की यातना पर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी राज्य में कैसे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि वो औरंगजेब की यातना को भी पार कर गए। इतना कैसे बढ़ गया? और अगर इतना बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को 3 महीने के अंदर हम फांसी पे टांग कर करके हम यह क्यों ना दिखा दें कि जो लोग महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेलने की कोशिश करेंगे उनको हम 3 से 6 महीने के अंदर फांसी पर लटका देंगे। ये चर्चा क्यों नहीं चल रही महाराष्ट्र के सदन में? इन मुद्दों से इतर तमाम मुद्दे जो आपने गिनाए कि आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान, आपने इसका जिक्र किया, तो उन मुद्दों को इन मुद्दों के ऊपर हावी कैसे करना है? क्या रणनीति? हमारे मुद्दे आज भी वही है, महिला सुरक्षा। आपने नवी मुंबई में देखा है, ठाणे में देखा है, पुणे में देखा है, उस पे कोई एग्रेसिव होता हुआ नहीं दिख रहा हो। इतनी कोई किसी भी आप जो पब्लिक सेक्टर में उनके अंदर गुस्सा एग्रेसिवपन नहीं है, क्योंकि उनके माँ बहनों की जब इज्जत टूटी जा रही है उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। उस पे तमाम मैं कांग्रेस की भूमिका पूछ रहा हूं। लीजिए, वो हमने आज सदन में उठाया, कल भी उठाएंगे, किसानों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट गुजरात की तरफ रुख कर गई है उसे वापस लाना है, महाराष्ट्र की रुखता की बात करना है, महाराष्ट्र की गौरव बढ़ाने की बात करना है कि महाराष्ट्र में कैसे डेवलपमेंट पैदा है। तो ये मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता है। सरकार को क्या अभी रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बजट जो है 10 तारीख को होने वाला है, तो क्या इस बार रुख होगा इस सरकार का? देखिए, मैं तो सरकार से 2 विषयों पर मैं समझता हूं कि बेहद गंभीरता से विचार करने की जरूरत है महाराष्ट्र शासन को। एक है कानून और व्यवस्था, जो कि बहुत ही तेजी से महाराष्ट्र में बिगड़ती जा रही है और जिस पर बहुत ही कंट्रोल किया जाना जरूरी है। दूसरा महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा भी कानून व्यवस्था का ही पार्ट है, इसलिए उसको एक ही पार्ट में मानता हूं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार और रोजगार। ये 2 जो मुद्दे हैं इन पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीज पर हम नहीं चर्चा करेंगे तो महाराष्ट्र को, जैसे आप देख रहे हैं कि क्रम बाय क्रम वो पिछड़ता जा रहा है, इस पिछड़ापन में और तेजी आएगी। और शायद हम लोग जो इस राज्य में बैठ करके या इस राज्य के नागरिक होने के नाते, अब हम लोग इस राज्य के नागरिक हो चुके हैं, तो इस राज्य के नागरिक होने के नाते जो हम बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात किया करते थे, कल हो सकता है कि इस तरीके से महाराष्ट्र की बात कहीं सुनाई दे, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नसरुल जी, क्या कहेंगे आप? जो बजट है उस पर किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह से घेरने की तैयारी होगी? बजट पे तो घेरना है, पर अहम मुद्दा होता है पॉलिटिकल स्थिरता। जिस तरह महाराष्ट्र में खरीद बिक्री की खेल चली, उससे बजट से कम नहीं। आप देखिए किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी खरीदी गई, बेची गई, कौन कहाँ कौन किधर, कुछ पता नहीं। ये महाराष्ट्र की आदत नहीं थी, ये महाराष्ट्र में ये नहीं होता था, ये नया परंपरा आया है। जिस तरह से वोटों की गिनती में 72 लाख वोट एक्स्ट्रा हो जाता हो और वही 72 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती हो, इतनी वोट परसेंट कैसे बढ़ गई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र को करप्शन, जैसा इन्होंने बताया, करप्शन तो है ही है, नहीं तो इन लोगों को कौन पैसा दे रहा है, कौन एक MLA को 50-50 कोटी में लेके आ रहा है। तो ये सब है। बजट अभी पूरा आने दीजिए, बजट में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बजट की कॉपी अभी मेरे पास नहीं है। तो हम जब तक अपनी नहीं, मैं आने वाले की बात अभी आ जाती है, फिर हम उस पर डिटेल पे एक दिन फिर आपसे हम बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जो इस वक्त छावा फिल्म है उसमें औरंगजेब की जो भूमिका दिखाई गई है और जो छत्रपति संभाजी जो महाराज हैं उनकी जो यातना है, उनका जो बलिदान है वो दिखाया गया है। और उसके बाद ये बयान शुरू हुआ सपा विधायक अबोसिम आजमी के जरिए कि औरंगजेब बहुत महान था, उसने हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया, मंदिर बनवाए। और इसी बयान के बाद महाराष्ट्र सदन में जो बजट का बहुत विशेष सत्र इस बार चल रहा है, 3 मार्च से शुरू हुआ है,
10 तारीख को फाइनेंशियल बजट जो है पेश होने वाला है, और इन सारी चीज़ों पर जब सबकी नज़र है कि इसमें सरकार कुछ अच्छा करना चाहिए, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसकी भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। और इस बीच में एक बयान से पूरे सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देना कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आइडियल हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, और इसीलिए जब भी कोई इस तरह के विरोध की बात होती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी आवाज़ें उठती हैं, तो हमें इससे सचेत रहना है। लेकिन जैसा कि मिश्रा जी और खुद नासिर जी ने बताया कि सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा किसानों के मुद्दे को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर, तभी जाकर स्थिरता आएगी और रोजगार भी मिलेगा और तभी लोग खुशहाल हो पाएंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर दोबारा आपसे नए सवाल के साथ एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक नमस्कार।